जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। और देखिए, आप लोगों को जैसा कि हम बोले थे कि नया सेट आपका हम जल्दी शुरू करने वाले हैं। और देखो, आपका ये सेट रामबाण साबित होगा। एडुटेरिया का ये जो सेट है, जो बीपीएससी के द्वारा अभी सिलेबस में बदलाव किया गया है, उसी सिलेबस को बदलाव को देखते हुए हमने ये नया सेट को आप लोगों को प्रोवाइड किया। और खुशी की बात ये है कि पूरे यूट्यूब पर अभी आपको ये सेट 2 का वीडियो नहीं मिलेगा। मतलब हमारा पहला चैनल होगा जो आपको सेट 2 का ये वीडियो प्रोवाइड कराएगा। समझे? देखिए, इसमें टोटल 15 सेट दिया गया है। और इसमें बात करें तो देखो, इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि इसमें 5 विकल्प वाला ऑप्शन सहित दिया गया है। समझे? जिससे कि आपका पूरा का पूरा तैयारी होगा। देखिए, आपको लगेगा कि ऑप्शन ए बी सी डी में से कोई होगा, लेकिन ऐसा लगेगा लेकिन होगा नहीं। आपका आंसर क्या हो जाएगा? ई। इनमें से कोई नहीं है इससे अधिक। तो काफ़ी हमने मेहनत के साथ इस एडुटेरिया के प्रैक्टिस सेट को मार्केट से लिया है। समझे? मतलब अपने ऑर्डर पे मंगवाया है आप लोगों के लिए, और उसके बाद हम आप लोग को ये करवाने वाले हैं। तो बस आपसे ये लास्ट रिक्वेस्ट रहेगा हमारा कि आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा, और इसको चैनल से आप सब्सक्राइब कीजिएगा और जुड़ जाइएगा, क्योंकि हम आपके लिए काफ़ी मेहनत करते हैं। इसको हम सर्च भी आज रात मारे हैं, अभी तक तत्काल कोई भी इसका वीडियो नहीं डाला है। हम आपको इसको वीडियो दे रहे हैं, हो सके कल कोई और यूट्यूबर डाल दे तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। और टोटल 15 का 15 सेट है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम आपको इसका पीडीएफ विथ आंसर के साथ देंगे। समझे? और फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा वगैरह नहीं। समझे? आपके इस तैयारी को हम मौजूद बनाने के लिए आपको हेल्प के तट पर हम लगे रहेंगे। तो आपसे सिर्फ यही चाहते हैं कि आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए, उसके बाद बाकी सभी दोस्तों को भेज दीजिएगा इस वीडियो को। पूरे इस वीडियो को ग्रुप में शेयर कीजिएगा, जिससे कि अच्छा से अच्छा व्यू जाए। समझे? हमारा टारगेट रहेगा इस वीडियो का कम से कम 5000 आपका व्यू जाना चाहिए। समझे? आप लोग प्लीज़ दोस्त इसको इतना जरूर कीजिएगा, क्योंकि हमने बहुत मुशक्कत के साथ इस वीडियो को बनाने के लिए इस बुक को ऊपर किया है। समझे? तो देखिए, टोटल इसमें 15 सेट दिया गया है। अब हम क्वेश्चनों की बात करेंगे, और इसमें आपको देखिए हम जैसा कि बताया कि 5 सेट आपका दिया गया है, मतलब 5 ऑप्शन वाला। तो चलिए लेट न करते हुए हम क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए, ये आपका सेट नंबर पहला है, और पहले सेट से हम शुरुआत करते हैं। देखिए, हम आपको जैसा कि बोले थे, इससे पहले भी हमने एडुटेरिया के 15 सेटों को देख लिया है, और आज ही हम बात करेंगे दूसरे सेटों का। और इसमें देखिए कि 5 ऑप्शन 5 तक दिया गया है, जो बीपीएससी के तहत घोषणा किया गया है। देखिए, आपका पहला क्वेश्चन क्या है कि मानव का उपयोग में लाई जाने वाली पहली धातु कौन सी थी? तो मानव के उपयोग में लाया जाने वाला पहला जो धातु था वो था तांबा। समझे? सबसे पहले मानव ने किसका प्रयोग किया था? तांबा का। तो देखिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? तांबा। समझ में आपको आ गया? देखो, मानव आपका सबसे पहले तांबा को मतलब यूज किया था। उसके बाद अगर जानवर पूछ दे सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया था, तो वो कुत्ता को पालतू बनाया था। समझे? उसका लोहा का प्रमाण तो बहुत बाद में जाके मिला है। अब चलिए हम दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं, और थोड़ा हम जूम कर लेते हैं, जिससे कि आपको दिक्कत का सामना ना करना पड़े। देखिए, आर्यों का मुख्य पेशा क्या था? तो आर्य का जो मुख्य पेशा था वो आपका दो का क्या हो जाएगा? बी, पशुपालन। मतलब इसका मुख्य पेशा क्या था आपका? मतलब पशुपालन। वही हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का, तो उसका मुख्य पेशा व्यापार था। समझे? अब चलिए हम तीसरे नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। दिया गया आपका कि मौर्य मौर्य राजवंश के स्थापना किसने किया था? तो मौर्य राजवंश का स्थापना आपका चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। समझे? अब चलिए हम देखते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन आपका दिया गया कि सातवाहनों की राजकीय भाषा क्या थी? तो सातवाहनों की जो राजकीय भाषा थी वो प्राकृत थी। समझे? इस क्वेश्चन को हमने भी गलती कर दिया है, हमने इसका संस्कृत लगा दिया था, जो इसका आंसर नहीं होगा वो प्राकृत होगा। समझे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? प्राकृत। और पाली भाषा बौद्ध धर्मों की भाषा थी। समझे? अब चलिए हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। पांचवा क्वेश्चन है कि भारत का नेपोलियन किसे माना जाता है? मतलब भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो ये आपका समुद्रगुप्त को कहा जाता है। समुद्रगुप्त के बारे में अगर बात करें तो इसको देखिए, आर्यावर्त के 9 शासक तथा दक्षिणावर्त के 12 शासकों को इसने जीत लिया था। समझे? एक दो मिस्टेक हमसे पढ़ने में हो सकता है, लेकिन ऐसा मिस्टेक हम नहीं करेंगे जिससे कि आपको ज़्यादा दिक्कत हो। कभी कभी मिस्टेक हो जाएगा, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं मानिएगा। आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा कि भाई जी आपसे ये दिक्कत हो गया। समझे? तो समुद्रगुप्त। और देखो आपका कि अगर आपसे पूछा जाता है कि गुप्त वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था, तो ये था चंद्रगुप्त द्वितीय। समझे? इसी को हम मान कर चलिए, इसी के दरबार में नवरत्न रहा करते थे। समझे? और सबसे महान विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय को ही कहा जाता है। अब चलिए हम आ जाते हैं छठा नंबर क्वेश्चन पर कि लीलावंती नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो 6 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भास्कर द्वितीय। क्या हो जाएगा? भास्कर द्वितीय। एगो बात देखो, हम आपको एक रोचक बात बताने वाले हैं। लीलावंती एक ऐसा ग्रंथ है, इसको अगर आप पढ़ लीजिएगा तो पूरा ज्ञाता ही हो जाइएगा, और नहीं तो आपका मृत्यु ही हो जाएगा। समझे? ये ऐसा कहा जाता है इस बुक के बारे में। नहीं होगा आपको विश्वास तो इसको सर्च मार के आप जाके यूट्यूब पर देख सकते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन कि दिल्ली सल्तनत में लौह एवं रक्त की नीति किस सुल्तान ने अपनाया था? तो लौह एवं रक्त की नीति आपका बलबन ने अपनाया था। समझे?
उसका देखो दिल्ली सल्तनत के अंदर सबसे ज़्यादा जो अमीरों का दमन हुआ था वो मतलब बलबन और अलाउद्दीन खिलजी के समय में हुआ था, अमीरों का दमन। दिल्ली सल्तनत का जो सबसे बेवकूफ़ बादशाह एवं पागल बादशाह था वो था मोहम्मद बिन तुगलक। और आपको खास बात ये है कि मोहम्मद बिन तुगलक बेचारे ये पढ़े लिखे इंसान थे सबसे ज़्यादा दिल्ली सल्तनत के अंदर, समझिए तो उस समय के पीएचडी किए हुए इंसान था। और ये बेचारा उस समय फ्लॉप कर गया था इसका सभी शासन व्यवस्था। और फिरोज शाह तुगलक की बात करते हैं तो इसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था आपका दिल्ली सल्तनत के अंदर। आपको इस तरह से भी हम आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बताते चलेंगे जिससे कि आपको काफ़ी वीडियो में मज़ा आए, समझे। और मज़ा आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाइएगा, क्योंकि हम आपको काफ़ी अच्छे तरीक़े से डिस्कशन भी कराएंगे और वो चीज़ लाएंगे जो आपको और यूट्यूबर जल्दी नहीं दे सकता है। देखिए मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किस धातु को सांकेतिक मुद्रा के चलाने का निर्णय लिया गया था। तो 8 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? 8 का आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से, देखिए ये हो जाएगा। देखिए इसमें से मोहम्मद बिन तुगलक का अगर बात करें तो ये सांकेतिक मुद्रा जो चलाया था इसका हम कांसा लगाया था, लेकिन इसका आंसर इनमें से कोई एक से अधिक हो जाएगा, समझे। बताइए। अब देखिए 9 का क्वेश्चन कि फरीद खां को शेर की उपाधि किसने दिया था? तो शेर खां का उपाधि इनको बहार खां लोहानी ने दे दिया था। बहार खां लोहानी ये बिहारी शासक हुआ करते थे, समझे। और देखो आपको फरीद खां बात करते हैं तो फरीद खां मतलब शेर शाह सूरी के बचपन का नाम था। किसका नाम था? शेर शाह सूरी के बचपन का नाम था आपका मतलब वो फरीद खां। और शेर शाह सूरी की अगर हम बात करते तो ये काफ़ी महान शासक हुए थे, क्योंकि ये देखिए अगर ये इनका ज़्यादा उम्र का नहीं रहा था और ये जीवित रहते तो आज के समय में जो आप मुगल देख रहे हैं मुगल का कभी उदय ही नहीं होता, समझे, क्योंकि ये काफ़ी महान शासक हुए थे। इनका मृत्यु के कारण ही समझिए तो मुगलों का उदय हुआ और मुगलों ने शासन किया। और ये कम दिनों में 5 वर्ष के अंदर ही भारत को पूरा चमका दिया था। और उसके बाद देखिएगा तो शेर शाह सूरी के मतलब दुर्तगामी अकबर को कहा जाता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है कि शेर शाह अकबर ने उन सभी नीतियों को अपनाया जिसने मतलब शेर शाह सूरी ने अपनाया था, और इससे अकबर सम्राट अकबर कहलाया। अगला क्वेश्चन देखिए कि अंग्रेजों ने दक्षिण भारत पर 1611 में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ खोली थी? तो ये मछलीपट्टनम में खोला था आपका। 10 का आंसर क्या हो जाएगा? सी। अब देखो अगर हम बात करते हैं मुस्लिम मतलब अंग्रेजों का, तो अंग्रेजों ने 1608 ईस्वी में, देखिए ध्यान से समझिए, हम जो आपको डिस्कशन करा रहे हैं वो डायरेक्ट आपके एग्जाम में आएगा। सबसे पहले अंग्रेजों ने 1608 ईस्वी में सूरत में आपका कोठी खोला था। कहाँ पे? सूरत में। लेकिन सूरत में देखिएगा तो इस कोठी को क्या किया जाता है कि मतलब इसको हटवा दिया जाता है मुगल बादशाह के तक। हटाओ कोई में यहाँ लगाना वाना नहीं है कोठी तोठी, क्या तुम नौटंकी करता है, समझे, इसको हटवा देता है। तो यहाँ से अंग्रेज क्या गोटी खेलता है, यहाँ से देखिएगा कि इस फिर से स्ट्रगल करता है। और उसके बाद 1611 ईस्वी में ये ला के कोठी खोल देता है कहाँ? मछलीपट्टनम में। और मछलीपट्टनम के बाद उसका देखिएगा 1613 ईस्वी में फिर से जाके कहाँ खोलता है? तो 1613 ईस्वी में फिर से जाके सूरत में खोलता है, जहाँ पे इसको पहली बार हटा दिया जाता है, समझे। तो ऐसा बड़ा थेथरा था अंग्रेज, समझे। और थेथरा था इसलिए तो सब पे टीका और सब पे राज किया। देखिए लॉर्ड डलहौजी ने अवध के किस नवाब पर कुशासन का आरोप लगाकर 1856 ईस्वी में अवध राज्य में मिला लिया था? तो ये वाजिद अली शाह थे, समझे। 11 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? वाजिद अली शाह। और देखो वाजिद अली शाह की बीवी थी हजरत महल, समझे, हजरत बेगम थी, जिन्होंने अपने पति का बदला लेने के लिए 1857 की क्रांति में अंग्रेज के विरुद्ध खड़ा हुआ था, समझे। तो इस सब चीज़ों को आप समझिए क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछेगा। अगला देखिए कि रैयत बारी बंदोबस्त के जनक कौन है? तो रैयत बारी बंदोबस्त के कैप्टन रीड एवं मुनरो है, समझे नहीं समझे। उसके बाद देखो रैयत बारी के बाद आपका आता है मतलब एक आता है क्या आपका? महालवारी। क्या आता है? महालवारी। तो महालवारी के मौसे महालवारी या मौसे मैकेलजी हॉट मैकेलजी एक है अस्थायी बंदोबस्त, इसको सर जॉन शोर ने तैयार किया था। तो इस तरह से आप सबको याद रखना है और जो हम बोलते हैं आप वो कॉपी में नोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए 10 मई 1857 के विद्रोह का आरंभ कहाँ से हुआ था? तो 10 मई 1857 का जो विद्रोह बाबू आपका हुआ था वो 13 का जो आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा ई। उपयुक्त में से कोई नहीं है इससे अधिक। बताइए इसका आंसर हो जाएगा। देखिए भारतीय स्वतंत्रता संग्राम प्रथम, एक मिनट बताते हो, 10 मई 1857 को मेरठ में स्थित छावनी से हुआ था, मेरठ छावनी से। अब इसका आंसर दिया है ये, तो आप देखिए कैसे दिया है, हमको भी पता नहीं चला। देखिए कि इंडियन सिविल कोड की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ये सत्येंद्र नाथ ठाकुर थे। 14 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी, सत्येंद्र नाथ ठाकुर। और कहा जाता है कि ये रविंद्रनाथ टैगोर के भाई थे। रविंद्रनाथ टैगोर काफ़ी महान व्यक्तियों में से एक थे, इनके भाई लोग भी काफ़ी मतलब नाम किए। चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? तो चंपारण सत्याग्रह आपका 1917 ईस्वी में हुआ था। और देखो चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी को, आपको एक क्वेश्चन बताना है कि चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी को किसने इनवाइट किया था आने के लिए, किया यहाँ बिहार आइए और यहाँ के
मतलब यहाँ पे जो नील का खेती है उसको खिलाफ विद्रोह कीजिए, ये वो कीजिए। तो इनको निमंत्रण कौन दिया था, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आपको नौकरी पाना है तो आप जरूर कमेंट में इस क्वेश्चन को बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते? तो ये गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे, समझे। और गोपाल कृष्ण, देखो एक बात और समझिए, गोपाल कृष्ण गोखले आपका एमजी रनाडे को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे, इस बात को आप याद रखिएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि चौरी चौरा कांड आपका कब हुआ था? तो चौरी चौरा कांड आपका 4 फरवरी 1922 ईस्वी को हुआ था, समझे, 4 फरवरी 1922 ईस्वी को। अब आ जाते हैं हम देखिए अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन आपका 18 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। 1 मिनट रुकिए, इसका प्रिंट सही नहीं है, फिर से हम देख लेते हैं। तो चलिए हम फिर से इस फोटो को लिए हैं और आपके लिए फिर से हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय में भारत का वायसराय कौन था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय में 18 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा? लॉर्ड डफरिन था। कौन था? लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन आपके 1885 में इसका स्थापना हुआ था। और जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ था तो उस समय में इसके अध्यक्षता भूमेश चंद्र बनर्जी किए थे और टोटल इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। अगला क्वेश्चन देखिए कि इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कौन किया था? तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना आपका 19 का जो आंसर आपका हो जाएगा, 1 मिनट रुक जाइए। देखिए 19 का आंसर हो जाएगा उपयुक्त एक से अधिक, समझे। इसका देखिएगा तो इसका आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी इसकी स्थापना करते हैं, समझे। अब चलिए 20 का आंसर देख लेते हैं कि बंगाल ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने किया था? तो 20 का आंसर जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा कृष्ण कुमार मित्र। देखो कृष्ण कुमार मित्र का एक पत्रिका था जिसका नाम था संजीवनी। क्या नाम था? संजीवनी। और इसी में इसका विरोध किया गया था, तो इस बात को आपको याद रखना है, समझे। अब देखिए अगला क्वेश्चन कि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका स्थापना 1926 में हुआ था और इसका स्थापना आपका ढाका बांग्लादेश की राजधानी जो वर्तमान समय में वहाँ सलीमुल्लाह खान आगा खान ने मिलकर किया था। तो समझ में आपको आ गया। अब चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने मित्र मेला संघ का शुरुआत किया था? तो ये बी.डी. सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर ने इसका मित्र मेला का स्थापना किया था और यही जाके आगे आपका 1904 ईस्वी में अभिनव भारत बन गया था। क्या बन गया था? अभिनव भारत। आपको इस बात को याद रखना है, समझे। अब देखो इसका स्थापना आपका ये 1899 ईस्वी में किए थे, समझे। अब चलिए हम आगे आ जाते हैं 23 नंबर क्वेश्चन पर। एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी के द्वारा किस आंदोलन के लिए दिया गया था? तो ये असहयोग आंदोलन के लिए दिया गया था। ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपका ध्यान रखिएगा। असहयोग आंदोलन का स्थापना आपका जो इसका हुआ था ये आपका 1 अगस्त मतलब 1 अगस्त 1920 ईस्वी को आपका शुरू हुआ था आपका ये आंदोलन, समझे। तो इस बात को भी आपको याद रखना है। अब चलिए हम 24 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। दिया गया कि भारत विभाजन के समय में कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो भारत विभाजन के समय में कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वो थे आपको बाबू कौन सा? जेबी कृपलानी। कौन थे? जेबी कृपलानी। और भारत विभाजन आपका 3 जून 1947 ईस्वी को ऐसे हुआ था, घोषणा हुआ था, लेकिन इसका 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बना और 15 अगस्त 1947 को आपका कौन बना? तो ये भारत बना। अब देखिए 1946 में भारत आए कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो ये लॉर्ड पैथिक लॉरेंस के द्वारा किया गया था। 25 का आंसर हो जाएगा ए। और देखिए इसके 3 सदस्य थे, एम.बी. अलेक्जेंडर, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, उसके बाद थे कौन? सर स्टैमफोर्ड क्रिप्स। और इन तीनों में से लॉर्ड पैथिक लॉरेंस इसका अध्यक्षता कर रहे थे और ये मार्च 1946 ईस्वी में आया था। अब देखिए भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव पारित करने के बाद गांधी जी को गिरफ्तार कहाँ पर रखा गया था? तो इनको जी गिरफ्तार रखा गया था ये आगा खा पैलेस में रखा गया था। 26 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी। अब चलिए हम देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। दिया गया है कि गांधी जी के द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह के तहत प्रथम सत्याग्रही किसे चुना गया था? तो ये विनोबा भावे को चुना गया था। किसे चुना गया था? विनोबा भावे को। और देखो आपको हम समझाते हैं, इसके जो कोषाध्यक्ष थे वो थे काशीराम। और देखिए हम आपको एक बात बताते हैं, ये जितना भी हम आपको बता रहे हैं ऐसा नहीं कि हम बगल में लिख के रखें, सब हम आपको एक्स्ट्रा फैक्ट अपने मन से बताते हैं जो हम पढ़े हैं, समझे। तो हो सकता है कभी कभी एक आध मिस्टेक हो जाता होगा, लेकिन ज़्यादातर हम आपको 99% सही बताते हैं, समझे। उसका देखिए इसके कई सदस्य थे, जवाहरलाल नेहरू भी थे, महात्मा गांधी वगैरह सब इसके सदस्य थे। और विनोबा भावे को इसको बनाया गया था अध्यक्ष। आपको इसको मतलब सोहन सिंह भखन्ना को बनाया गया था और काशीराम को इसका अध्यक्ष बनाया गया था और विनोबा भावे को प्रथम बनाया गया था सत्याग्रही महात्मा गांधी के द्वारा, समझे। और ये जो चला था आपका परमान में चला था व्यक्तिगत सत्याग्रह। अब चलो अगला क्वेश्चन बाबू हम आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया कि मुस्लिम लीग के द्वारा किस वर्ष पाकिस्तान की स्थापना संबंधी मांग का प्रस्ताव पेश किया गया था? तो मुस्लिम लीग के मांग का प्रस्ताव जो रखा गया था आपका ये 1940 के लाहौर अधिवेशन में रखा गया था, समझे। और उस समय में देखिए 1940 में रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फजूल अल हक के द्वारा ये मांगा गया था। उसके बाद देखिएगा
तो सिकंदर करके जो व्यक्ति होते हैं वो इसकी अध्यक्षता उस समय में करते रहते हैं। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसने सांप्रदायिकता अधिनियम को घोषित किया था? तो ये रमजे मैकडोनाल्ड ने इसका क्या किया था घोषणा किया था सांप्रदायिकता पंचायत का। देखिए इसका अर्थ क्या है। सांप्रदायिकता पंचायत क्या था, तो आपको पता होना चाहिए कि गोलमेज सम्मेलन 3 गो हुआ था, 1, 2 और 3। पहला जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था आपका वो 12 नवंबर 1930 को हुआ, दूसरा 7 सितंबर 1931 को हुआ था और तीसरा आपका 17 नवंबर 1932 ईस्वी को हुआ था। तो इन तीनों गोलमेज सम्मेलन में आपका B.R. अम्बेडकर साहब ने भाग लिए थे और इसी अम्बेडकर साहब ने भाग लिया था। तो अम्बेडकर साहब ने देखिएगा कि SC/ST के प्रतिनिधित्व की तरफ से भाग लेते हैं। तो ये रमजे मैकडोनाल्ड को कन्विंस करने में मतलब मतलब पूरे सफल हो जाते हैं कि SC/ST का जो भारत में है वो ये लोग हैं हिंदू, लेकिन इनको हिंदू की तरह मतलब नहीं माना जा रहा है। तो इसलिए रमजे मैकडोनाल्ड ने हिंदू से अलग करके इनको जिस तरह से मुस्लिम अलग है उसी तरह से इनको भी अलग कर दिया गया था, समझे। और एक मिनट सॉरी, अब देखिए, तो इसी वजह से रमजे मैकडोनाल्ड जो है ये अलग इस चीज़ का घोषणा किए थे मतलब 1931 में, और ये आपका विवादास्पद रहा और आगे जाके इसको समाप्त भी कर दिया गया। महात्मा गांधी ने इन्हीं के लेकर मतलब सांप्रदायिकता पंचायत को लेकर ही इन्होंने जेल में ही आमरण अनशन कर दिया था, जिसके बीच आपका पूना पैक्ट हुआ। क्या हुआ? पूना पैक्ट, गांधी जी और उसके बाद अम्बेडकर जी के बीच, और तब जाके इस बात का सोल खोल हुआ, समझे। और ये 24 सितंबर 1932 ईस्वी को आपका पूना पैक्ट हुआ था, 24 सितंबर 1931 ईस्वी को, समझे। इस बात को भी आप याद रखिएगा, जितना बताते हैं वो सब का सब खोआ है। अगला देखिए, 1928 ईस्वी में नेहरू रिपोर्ट किसने तैयार किया था? तो 30 का जो बाबू आपका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ई, समझे। अब देखिए ई कैसे हो गया, तो देखिए 28 अगस्त 1928 ईस्वी को सर्वदलीय बैठक में सर्वसम्मत कर दिया गया था। इसमें ML नेहरू मतलब LM नेहरू एवं अन्य सदस्य ने सहयोग किया था। इसमें बहुत सारे लोग थे, मतलब नाम इसका दिया गया डिस्कशन में, आप देख लीजिएगा। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए कि वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो 31 का जो आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा ई मतलब बी, महात्मा गांधी को। अब चलिए हम आ जाते हैं 32 नंबर क्वेश्चन पर। 32 नंबर क्वेश्चन दिया गया आपका कि निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था? तो 32 का जो आंसर आपका हो जाएगा वो 32 का आंसर हो जाएगा डी, मतलब लॉर्ड रीडिंग था। कौन था? लॉर्ड रीडिंग। अब आ जाते हैं हम 33 नंबर क्वेश्चन पर। दिया गया है कि 17वां प्रवासी भारतीय दिवस समारोह आयोजन किया गया है, तो कहाँ किया गया है? तो ये इंदौर में किया गया है, समझे। प्रवासी, अब देखिए आपको एक कमेंट में बताना है क्या कि प्रवासी भारतीय दिवस पर इस समय में जो अतिथि के रूप में बुलाया गया है वो किसको बुलाया गया है? और देखिए इंदौर से एक और क्वेश्चन, इंदौर को भारत का सबसे स्वच्छ शहर में प्रथम स्थान मिला है और दूसरा सूरत को, और सबसे गंदा शहर आपका दिल्ली है। देखिए, और सबसे गंदा आपका विश्व में 4 शहर है। भारत के पहले और विश्व के दूसरे इन्फेंट्री रिसर्च सेंटर और संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो 34 का जो बाबू आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, सॉरी 34 का आंसर हो जाएगा आपका डी, मध्य प्रदेश, समझे। अब देखिए आ जाते हैं हम 35 नंबर क्वेश्चन पर। दिया गया है कि द लाइट वी कैरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो 35 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी, मिशेल ओबामा है। कौन सा है? मिशेल ओबामा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि शरद कमल अचंत को मेजर ध्यानचंद रत्न पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान उनके लिए किस खेल से मतलब असाधारण उपलब्धियों को प्रदान किया गया? तो टेबल टेनिस। देखिए राष्ट्रमंडल खेल में इनका काफ़ी ज़्यादा अच्छा योगदान रहा, इसी वजह से इनको ये पुरस्कार दिया गया है और ये टेबल टेनिस से है। और आपका ये प्रश्न CRPF के एग्जाम में भी पूछा गया था, समझे। अब चलिए हम 36 के बाद आते हैं 37 नंबर क्वेश्चन पर। 37 नंबर क्वेश्चन फिर से आपका ब्लर दिख रहा है, फिर से इसको हमको फोटो लेना होगा, तो आप बने रहिए वीडियो पे, हम आपको तुरंत जस्ट लाते हैं। तो चलिए आ गए हम 37 नंबर क्वेश्चन पे, फिर से आपका फोटो क्लिक कर लिए। करंट अफेयर से आपका कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नवंबर 2022 में डैनी पोलो ग्रीन हवाई अड्डा का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? या हवाई अड्डा कहाँ है? तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश में, सी आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम देखते हैं 38 नंबर क्वेश्चन पे कि किस राज्य में भारत उज्बेकिस्तान के द्विवार्षिक सैन्य अभ्यास डेस्टली का आयोजन किया गया? तो ये उत्तराखंड में आपका किया गया है, समझे। अब चलिए हम आ जाते हैं 39 नंबर क्वेश्चन। दिया गया कि मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना किस राज्य में शुरू किया गया है? तो देखो बाबू आपका 39 का जो आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा मध्य प्रदेश। ऐसे एक मिनट पेज उलट के हम देख लेते हैं, समझे। देखिए 39 का जो आंसर आपका हो जाएगा वो बिल्कुल सही आपका मध्य प्रदेश ही इसका आंसर है, समझे। अब देखिए आ जाते हैं हम
मतलब 39 के बाद 40 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है कि मार्च 2023 में सरस्वती सम्मान किसे दिया गया है। तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि 40 का आंसर क्या होगा। समझे क्यों? क्योंकि ये काफ़ी इजी सवाल है अगर आप अभी तैयारी कर रहे हैं तो। समझे। अब देखिए किस ऑपरेशन के तहत भारत के भूकंप प्रभावित देशों में तुर्की और सीरिया मानवीय सहायता किया गया? तो ऑपरेशन दोस्त के तहत। समझे ऑपरेशन दोस्त है आपका, इसका क्या हो जाएगा ऑपरेशन दोस्त। 41 का आंसर क्या हो जाएगा ए। अब चलिए देखते हैं 42 नंबर क्वेश्चन। 42 नंबर क्वेश्चन आपका दिया है कि भारत का पहला निजी रूप से विकसित रॉकेट का नाम क्या है? तो 42 का बाबू आपका आंसर हो जाएगा विक्रम एस। क्या नाम है आपका? विक्रम एस। अब चलो हम देखते हैं 43 नंबर क्वेश्चन। 43 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया कि आइसोहेलाइन किनको जोड़ने वाली रेखाएं हैं? तो 43 का आंसर क्या हो जाएगा आपका डी समलवनता। देखो आपको हम फिर से आपको बोल रहे हैं, देखिए मैं आपके लिए मेहनत बहुत करते हैं, इसलिए सर आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं, ऐसे भी देखिए आप टीचर बनने वाले हैं। समझे। और आप में इतना तो जरूर मान के चलिए कि संस्कार होगा आप सभी आदमी में कि सर आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लिए जब हम इतना मेहनत कर रहे हैं, हर क्वेश्चन पे 1-2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा बताते भी हैं। समझे। उसके बाद देखिए इस तरह से बुक लाना, आपके लिए इतना मेहनत करना, तो बस आप देखिए ऐसा तो नहीं कि आपको सब्सक्राइब में पैसा भी लगता है सर। तो प्लीज़ आपको बच्चा भी सर कहेगा, हम भी सर करें, आप अपने मतलब खूबसूरत हाथों की उंगली से क्या करिए कि सब्सक्राइब के बटन को दबा दीजिए, जिससे कि हमारा मोटिवेशन बढ़े और आपके लिए हम और ज़्यादा मेहनत करें। तो देखो आपका आइसोहेलाइन किनको जोड़ने वाली रेखाएं हैं? तो ये समलवन रेखा मतलब समलवन रेखाओं को आइसोहेलाइन रेखा जोड़ता है। 43 का आंसर क्या हो जाएगा डी। अब देखिए समताप को आपका होता है आइसोथर्म, समदाब का होता है आपको आइसोबार, उसका समवर्षा का होता है आपको आइसो मतलब एक मिनट आइसो एक मिनट बताते हैं आइसो हाइट्स होता है। समझे। अब देखिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, दिया गया आपका कि क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच पाए जाते हैं? तो ये मंगल और बृहस्पति के बीच आपके पाए जाते हैं। अब आ जाते हैं हम 45 नंबर क्वेश्चन पर। दिया गया है कि फेडरेशन कप का संबंध किस खेल से है? तो फेडरेशन कप का संबंध आपका फुटबॉल से है। किससे है बाबू? फुटबॉल से। और देखो आप जितना भी आपका कप संबंधित है ना, ये बिहार के एग्जाम में रामबाण है। दरोगा का एग्जाम हो, बिहार पुलिस का एग्जाम हो, किसी भी चीज़ का, इससे 1-2 प्रश्न आपका एकदम तय रहता है। तो आपको ये पढ़ के जाना है। अगर आप नहीं पढ़ के जाते हैं तो समझिए कि आप कहीं ना कहीं अपने आप के साथ गलती करते हैं। समझे। अब देखो आपका अगला क्वेश्चन है कि ओणम मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाने वाला त्यौहार है? तो ओणम आपका केरल में मनाया जाने वाला त्यौहार है। इसमें देखिए इसमें क्या होता है कि बड़ा बड़ा नौका लेके और लोग इसको खेते हैं, बड़ा बड़ा नौका ले लेके। समझे। और इसको देखिएगा इसके ऊपर दोनों तरफ से लोग मतलब सवार रहते हैं, मतलब पूरा लाइन से ऐसे लोग बैठे हुए रहते हैं इसके ऊपर। समझे। और ये जमीन के अंदर मतलब खेलते रहे, और उसके बाद इसके अंदर नाव का दौर होता है। जो 1 नंबर पे आते हैं उनको पुरस्कृत किया जाता है, और इसमें गांव के सभी लोग शामिल होते हैं। और ऐसा काम में कौन शामिल नहीं होगा बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पड़ोसी देश के भूटान के साथ कितने भारतीय राज्यों की साझा करते हैं? तो ये आपका देखिए भूटान के साथ 4 राज्यों का सीमा करता है। अगर भूटान की हम बात करते हैं तो इसका कोड होता है आपका 80 क्या है 80 अ से देखिए अ से आपका अरुणाचल प्रदेश, सी से सिक्किम, अ से असम, प से पश्चिम बंगाल, इस देशों को साझा करता है। 48 नंबर क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस उदाहरण नहीं है? तो ग्रीन हाउस गैस नाइट्रिक ऑक्साइड उदाहरण नहीं है। देखो नाइट्रिक ऑक्साइड है आपका, यहाँ पे N2 रहता, नाइट्रस ऑक्साइड तब होता, बाकी ये सभी आपका क्या है तो ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण है। अब देखो आपको एक इम्पोर्टेंट फैक्ट बताते हैं, सबसे ज्यादा मतलब कौन सा है आपका तो ये आपका हो जाएगा सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैस कौन है? तो जलवाष्प है। समझे। इसका मात्रा सबसे ज्यादा होता है। 49 नंबर क्वेश्चन देखिए कि निम्न में से किस शहर को जापान का पीटर्सबर्ग कहा जाता है? तो देखिए पीटर्सबर्ग यावाटा शहर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? यावाटा शहर को। समझे। और देखिए जापान में सबसे पहले आपका जापान की राजधानी कहाँ है? टोक्यो है। समझे। और ओसाका जापान को क्या कहते हैं ये आपको कमेंट करके बताना है। 50वां नंबर क्वेश्चन देखिए कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस की अगर हम बात करें तो ये आपका 10 जनवरी को मनाया जाता है। समझे। अब चलिए हम आए थे 51 नंबर क्वेश्चन पे। तो 51 नंबर क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। अब देखते हैं हम कितना नंबर क्वेश्चन, तो 51 नंबर क्वेश्चन देखिए दिया गया आपका साइंस है कि स्वपोषी पादपों में भोजन बनाने के लिए आवश्यक है। देखो आपका स्वपोषी पादप मतलब जो भी पादप तो ऐसे स्वपोषी ही ज़्यादातर होते हैं। तो देखिए क्लोरोफिल की आवश्यकता, जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता, सूर्य प्रकाश, मैग्नीशियम, तो आप इन सभी चीज़ों का जरूरत होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ए, उपयुक्त में से एक या एक से अधिक। समझे। तो आंसर क्या हो जाएगा 51 का ई। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर 52 नंबर की, इनमें से किसके द्वारा अमीबा भोजन ग्रहण करता है?
तो देखिए इनमें से किसके द्वारा अमीबा भोजन ग्रहण करता है, तो ये कुटपाद के द्वारा ग्रहण करता है। किसके द्वारा? कुटपाद के द्वारा। और अमीबा के देखिए ये अगर बात करते हैं तो अमीबा का संरचना फिक्स नहीं होता। मान लो ये अमीबा है आपका, तो यही इसका कुटपाद हो गया, है कि नहीं। अगर इधर से इसको भोजन करना, इधर से कोई दिख गया तो यही इसका कुटपाद हो गया, इधर से कोई दिख गया तो यही इसका कुटपाद हो गया, तो फिक्स नहीं होता है, समझे। अब देखिए 53 नंबर क्वेश्चन दिया गया आपको मिलान के लिए कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें एवं कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुने। तो देखो बाबू, आपका मछली जो लेता है वो किससे लेता है? गिल से श्वास। तिलचट्टा आपका लेता है ट्रैकिया मतलब श्वास नली से। और मेढक की अगर हम बात करें तो मेढक आपका त्वचा से लेता है, लिजर्ड आपका किससे लेता है? फेफड़ा से। तो इस तरह से आप मिलान कर लीजिएगा, तो इसका आंसर जो आपका निकलेगा वो क्या निकलेगा आपका? तो बी नंबर। क्या निकलेगा? बी। याद रखिएगा 3 1 4 2। अब चलिए हम अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है 54 नंबर क्वेश्चन कि एक कोशिकीय सवालों में जल का परिवहन होता है। तो एक कोशिकीय सवालों में जल का परिवहन कैसे होता है? तो 54 का बाबू आपका आंसर हो जाएगा विसरण के द्वारा। किसके द्वारा? विसरण के द्वारा। क्योंकि एक कोशिकीय सवालों में जो परिवहन होता है वो विसरण के द्वारा होता है। विसरण के मतलब ये होता है, देखिए मान लो आप, जैसे कि इसका मतलब ये होता है कि अधिक सांद्रता से क्या होता है? अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर अणु का गति करना, इसी को हम क्या बोलते हैं? मतलब विसरण। जैसे में कोई सिगरेट पी रहा है, समझे, तो उसका धुआं देखिएगा कि तुरंत फैल जाता है। तो क्या होता है कि वातावरण का सांद्रता मतलब सिगरेट के धुआं की अपेक्षा कम होता है, इसी वजह से वो जल्दी फैल जाता है। तो इसी विधि से आपका एक कोशिकीय जीव भी क्या करता है? तो जो आपका दिया है वो करता है, समझे, मतलब परिवहन करता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है, मतलब असत्य है। देखो इस सवालों को बनाते समय में आपको सबसे ज्यादा ध्यान सत्य है, असत्य नहीं है इन सब चीजों का ध्यान रख। तो चलिए देखते हैं। 55 का जो आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा बी, मतलब पश्च मस्तिष्क 5 पिंडों में बटा होता है, ये बिल्कुल गलत है। 55 का जो आंसर आपका हो जाएगा, देखिए अगर हम बात करते हैं तो देखिए अग्र मस्तिष्क जो होता है आपका, अग्र मस्तिष्क ये 5 पिंडों में बटा होता है, बल्कि पश्च मस्तिष्क नहीं। अब 56 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि इनमें से बुद्धि और चतुराई का केंद्र कौन सा होता है। तो बुद्धि और चतुराई का केंद्र जो होता है वो होता है सेरिब्रम। और देखो आपका ये अगर मस्तिष्क है, ये तो मस्तिष्क नहीं बन गया, ये तो लोटा बन गया, समझे। चलिए देखिए, मान लीजिए ये मस्तिष्क है, तो मस्तिष्क का ये वाला जो एरिया होता है, आगे का एरिया, ये एरिया, इसी को हम बोलते हैं अग्र मस्तिष्क, समझे। और पीछे के एरिया के पश्च मस्तिष्क बोलते हैं। और सेरेब्रम में सबसे ज्यादा चीज पाया जाता है आगे की ओर। देखिए अलैंगिक जनन विधि है, तो अलैंगिक जनन कैसा विधि है? तो अलैंगिक जनन देखिए 57 का जो आंसर आपका हो जाएगा, ये विखंडन, मुकुलन, बीजाणु जनन, द्विजनन, ये सभी विधि अलैंगिक जनन में देखने को मिलता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ई। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? ई, समझे। अब 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि परागकोश में पाए जाते हैं। तो 58 का आंसर आपका देखिए परागकोश में पाए जाते हैं क्या? आपका परागकण, समझे। अब चलिए 59 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। दिया गया है कि नेत्र के रेटिना पर किसी वस्तु के बने प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है। तो ये देखिए 59 का जो आंसर आपका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वास्तविक मतलब उल्टा और वस्तु से छोटा नेत्र पर, समझे। और देखो हमारा मस्तिष्क का बाबू एक ऐसा नियम है कि उल्टे प्रतिबिंब को सीधा करके देख लेता है, समझे। तो हम लोगों को लगता है कि सीधा प्रतिबिंब बना है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब सर्वप्रथम बार गतिशील कण होते हैं। तो जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होते हैं तब सर्वप्रथम गतिशील कण कैसा होता है? तो देखिए इसमें 60 का जो आंसर आपका हो जाएगा ए, क्या होता है? इलेक्ट्रॉन सबसे पहले गति करता है। मान लो आपका ये वायर है, इसके अंदर हम करंट डालना है, करंट डालना है, तो इसके अंदर सबसे पहले जो गति करेगा वो कौन सा करेगा? तो इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन के गति की वजह से ही आपका विद्युत धारा का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि सौर पैनल बनाया जाता है अनेक, तो अनेक सौर सेलों को संयोजित करके, मतलब अनेक सौर सेलों को जोड़ जोड़ कर बनाया जाता है सौर पैनल, समझे। उसका देखिए आपको ये बताना है कि सौर गठबंधन जो आपको लोग सौर गठबंधन है, इसका नया सदस्य देश कौन बना है, समझे, हाल ही में। और उसके बाद पूर्णतः इसका सौर गठबंधन का सदस्य कौन बन गया है, ये आपको बताना है। देखिए अगला क्वेश्चन कि मापन मुख्य रूप से एक प्रक्रिया है किसकी। तो मापन तुलना करने की एक मुख्य रूप से प्रक्रिया है। देखिए आप किसी भी चीज को जब मापते हैं तो उसको तुलना के करने के लिए मापते हैं, समझे नहीं समझे। जैसे मान के चलो ये हो गया आपका 1 kg, अगला आप इधर बना दिए ये हो गया आपका 5 kg। तो ये क्या कहिए कि 1 kg की तुलना करके नहीं बना है 5 kg, क्योंकि 1 के 1 2 3 4 5 ये 5 को मिलाएंगे तब जाके ये हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं तुलना वाली बात हो रहा है, समझे। तो आप इस बात को ध्यान में
रखिएगा। देखिए, यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के अनुक्रमानुपाती होती है तो हम कह सकते हैं कि, क्या कह सकते हैं, तो वस्तु का वेग 0 है, वस्तु एक समान चाल से चल रही है, वस्तु का त्वरण अचर है। समझे? तो 63 का जो आंसर आपका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी, वस्तु एक समान चाल से चल रही है। समझे? 63 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी। अब चलिए हम आ जाते हैं 64 नंबर क्वेश्चन पे। दिया गया आपका कि जड़त्व का गुण है, तो जड़त्व का क्या गुण है, तो जड़त्व प्रत्येक वस्तु में आपका पाया जाता है, यही जड़त्व का सबसे बड़ा गुण है। आप किसी भी अवस्था में रहिए, आपके अंदर अगर वजन है, आपके अंदर वजन है तो वजन की वजह से क्या है, आपके अंदर द्रव्यमान है। अगर द्रव्यमान है तो आपके अंदर क्या है, जड़त्व है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। समझे? तो ये जो तीनों चीज़ों को बाबू आप ध्यान रखिएगा कि अगर आपके अंदर भार है तो कन्फर्म है कि आपके अंदर मास होगा, और मास है तो कन्फर्म है कि आपके अंदर इनर्शिया भी होगा, निर्वात भी, मतलब ये जड़त्व भी होगा। अगला देखिए, निर्वात में स्वतंत्रता पूर्वक गति करते हुए पिंडों के क्या होती है, तो निर्वात में गति पिंडों की क्या होता है, तो आपका त्वरण समान होता है। समझे? तो 65 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी। समझे? त्वरण नहीं बदलता है। जैसे निर्वात में मान के चलिए कि जैसे आपका ये पृथ्वी है और इधर ये आसमान है, यहाँ से ये पत्थर को अगर गिराया जाएगा तो अगर निर्वात कर दिया जाए, ग्रेविटेशनल फोर्स को शून्य कर दिया जाए, तो यहाँ से जो भी वस्तु, अगर दो वस्तु की गिराएंगे, देखिए ये दोनों का आकार अलग अलग है, लेकिन ये दोनों एक टाइम में ही गिरेगा। समझे? क्योंकि दोनों वस्तु पर जो मतलब गुरुत्वीय त्वरण रहने देंगे, जी का मान जो लगेगा वो समान लगेगा, लेकिन निर्वात रहना चाहिए, क्योंकि हवा के घर्षण की वजह से भारी वस्तु जल्दी गिर जाता है, और उसके बाद देखिएगा कि हल्का वस्तु ऊपर ही रहता है, क्योंकि हवा उसके ऊपर विस्कस फोर्स लगाती है। अगला देखिए, किसी ठोस पदार्थ के सीधे वाष्प में परिवर्तन कहलाना क्या कहलाता है, तो ये वाष्पन कहलाता है। क्या कहलाता है, सॉरी, वाष्पन नहीं होगा, उदरपातन होगा। क्या होगा, उदरपातन। वाष्पन होगा तब जब मान के चलिए कोई द्रव आपका गैस में बदल जाएगा, उसको कहते हैं वाष्पन। और उबलना तो सिंपल बात है कि द्रव का 100 डिग्री सेल्सियस पर जाने के बाद जब वो उसमें उबाल आ जाती है पानी में, तो उबलना, और ये सब का उबलना पॉइंट अलग अलग होगा। संघनन किसको कहते हैं, तो देखिए, जब हम गैस को ठंडा कर देंगे और फिर से आपका किस अवस्था में आ जाएगा, पानी वाला अवस्था में, द्रव में, तो उसको कहते हैं संघनन। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है, तो तत्व है आपका आर्सेनिक, पित्तल आपका क्या है, मिश्रण धातु है, कांसा आपका मिश्रण धातु है, स्टेनलेस स्टील आपका मिश्रण धातु है। पित्तल का मिश्रण होता है तांबा एवं जस्ता, कांसा का होता है टीन एवं कॉपर, स्टेनलेस स्टील का होता है आपका कॉलोनी। समझे? अब देखिए 68 नंबर क्वेश्चन की, कैथोड किरण में क्या अवस्थित होता है, तो कैथोड किरण की हम बात करते हैं, तो 68 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, 68 का आंसर हो जाएगा ए। कैथोड किरण में आपका इलेक्ट्रॉन होता है, आयनोड किरण में आपका क्या होता है, प्रोटॉन होता है। इसलिए कैथोड को हम बोलते हैं माइनस वाला और कैथोड को बोलते हैं प्लस वाला। समझ में आ गया बाबू? अब चलिए 69 नंबर से क्वेश्चन देखते हैं कि कार्बन C14 के एक परमाणु के मूलभूत कणों की संख्या कितनी होती है, तो ये मूलभूत कणों अगर आपसे बोल दिए तो दोनों को जोड़ दिए, C6H14 है ना, तो इसको क्या कीजिए, जोड़ दिए, 14 6 कितना हो जाएगा आपका, 20, यही इसका है। समझे? तो समझ में आ गया आपको? अब देखिए हम देखते हैं 70 नंबर क्वेश्चन की, समुद्र में कौन सा लवण सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो ये सोडियम क्लोराइड आपका सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। 70 का आंसर क्या हो जाएगा, सी। समझे? इसी की वजह से हम लोग नमक इससे निकालते हैं और खाते हैं। अगला देखिए कि निम्नलिखित में से किस धातु को केरोसिन में डुबा कर रखते हैं, तो केरोसिन में डुबा कर आप रख सकते हैं मैग्नीशियम को। क्यों? क्योंकि इसका जो अभिक्रियाशील होता है सबसे अधिक होता है, किसी न किसी तुरंत रिएक्शन कर लेता है, इसी की वजह से इसको केरोसिन में डुबा कर रखते हैं। समझे? अगला देखिए क्वेश्चन 72 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि निम्न में से संविधान के किस नीति निर्देशक तत्व को पर गांधी जी नैतिक दर्शन का प्रत्यक्ष प्रभाव दिखाई पड़ता है, तो गोबर, देखिए इसका हुआ गोवध पर निषेध। समझे? सी आंसर हो जाएगा, इसी के अंदर सब चीज आता है, पंचायत वगैरह ये सब, तो आप याद रखिएगा। 73 नंबर क्वेश्चन देखिए कि राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रीय आपात स्थिति की घोषणा किए जाने के बाद किस अवधि तक उसका अनुमोदन संसद के प्रत्येक सदन को दे देना चाहिए, तो 73 का आंसर क्या हो जाएगा आपका ए, 1 माह के भीतर। समझे? अगर राष्ट्रपति जी ने घोषणा कर दिया है, मतलब किसका, मतलब राष्ट्रपति शासन का, तो 1 महीना के अंदर अंदर संसद को अप्रूवल दे देना होगा कि आप राष्ट्रपति लगाए रखिएगा कि समाप्त कर दीजिएगा, है कि नहीं। अब चलिए हम देखते हैं अगले क्वेश्चन को, 74 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत संसद के दोनों सदनों में किसी का भी सदस्य नहीं होता है, तो देखो भारत का प्रधानमंत्री तो ये तो सदस्य होता है, क्योंकि इसका लोकसभा और नहीं तो राज्यसभा का होना बहुत जरूरी है। वित्त मंत्री तो आप जानते हैं कि लोकसभा की तरफ से होता ही होता है। समझे? और राज्यसभा की तरफ से भी हो सकता है, ऐसा नहीं है। उसके बाद भारत के राष्ट्रपति, ये साहब नहीं होते हैं, ये किसी भी चीज़ का सदस्य नहीं होते हैं।
तो 74 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी नंबर, केवल 3। समझ में आपको आ गया? चलिए अब हम चलते हैं 75 नंबर क्वेश्चन पे। अभी तक अगर आपको लगा होगा अच्छा डिस्कशन, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और दोस्त देखिए, हम आपके लिए इतना मेहनत से वीडियो बना रहे हैं, तो बस आपसे एक विनती है, सब्सक्राइब करके अपने ग्रुप्स में जितना भी दोस्त होगा उनको भी भेज दीजिएगा, जिससे कि क्या हो, हम आपको इस वीडियो का कम से कम व्यू 5000 टारगेट किए हैं। तो आप लोग, सॉरी 5 के लिए बहुत हो गया, 5000 मतलब रखे हैं, समझे। तो इसलिए आपसे एक रिक्वेस्ट है, इसको 5000 पूरा दीजिए, हम आपको इसी तरह से सेवा देते रहेंगे, समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि संविधान के किस अनुच्छेद में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने की बात कही गई है? तो 75 का आंसर जो आपका हो जाएगा वो सी हो जाएगा, समझे। क्या हो जाएगा? 75 का आंसर आपका सी हो जाएगा, 350 के ए, समझे। अब देखिए, ये जो आपका अनुच्छेद 21 के ए दिख रहा है, इसमें क्या है? तो इसमें आपका कहा गया है कि मतलब निजता का अधिकार है, समझे, इसमें। और 45 के अनुच्छेद में है आपका क्या? तो 45 अनुच्छेद में आपका है आंगनबाड़ी वगैरह। देखिए, भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक के रिपोर्ट की समीक्षा करने वाली संसदीय समिति कौन सी है? तो ये लोक लेखा समिति है। कौन सी है? लोक लेखा समिति। समझ में आपको आ गया? तो देखिए 76 का आंसर क्या हो जाएगा? लोक लेखा समिति। अब चलिए हम आ जाते हैं 77 नंबर क्वेश्चन पे कि भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत उच्चतम न्यायालय न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से 62 वर्ष कर दिया गया था? तो ये संविधान संशोधन के बारे में पूछ रहा है। तो ये 15वां संविधान संशोधन जब हुआ था आपका, उसी में आपका 60 से 62 वर्ष कर दिया गया था, और ये आपका 1963 ईस्वी में हुआ था। इस बात को भी याद रखिएगा, समझे। अब चलिए हम देखते हैं 78 नंबर क्वेश्चन। दिया गया कि चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों को उम्मीदवारों द्वारा अनुपालन किए जाने वाले आदर्श का आचरण संहिता है? तो 78 का आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर, लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 के विनिर्देशित अधिनियम। मतलब देखिए, ये 1951 में नियम बनाया गया कि चुनाव के समय में प्रत्याशी को कौन कौन से नियम का। अब चलिए देखते हैं कि अगला क्वेश्चन, एक मिनट। हाँ, तो ये हो गया। अब देखिए हम देखते हैं 79 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से कौन संघ सूची के अंतर्गत नहीं आता है? तो देखो बाबू, संघ सूची की अगर हम बात करते हैं, तो देखिए आपका लोक स्वास्थ्य हो जाएगा। क्योंकि ये राज्य सूची के अंतर्गत आता है। किस सूची के अंतर्गत? राज्य सूची के अंतर्गत आता है। उसके बाद देखिए टेलीफोन की बात करते हैं, रक्षा की बात करते हैं, डाक की बात करते हैं, ये सब संघ सूची का विषय है। अब चलिए हम 80 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस मूल्य ह्रास क्या हो जाएगा? तो 80 का जो आंसर आपका होने वाला है वो क्या होने वाला है? तो 80 का आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर, निवल राष्ट्रीय उत्पाद, समझे। अब चलिए हम आ जाते हैं 81 नंबर क्वेश्चन पर। दिया गया आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए इसमें दिया गया पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 बिल्कुल सही है। और पहली पंचवर्षीय योजना देखिए ध्यान से देखिए, इस पर कृषि पर बल दिया गया था। किस पर? कृषि पर। हम सब लिखते चलेंगे। दूसरी पंचवर्षीय योजना आपका 56 से 61 हुआ था, इसमें उद्योग पर बल दिया गया था। किस पर? उद्योग पर। और तीसरी पंचवर्षीय योजना आपका 66 से 61 में हुआ था, जिसमें आपका इसमें इन दोनों पर बल दिया गया था, मतलब कृषि पर और किस पर? उद्योग पर, मतलब दोनों पर। देखिए कृषि उद्योग, कृषि उद्योग, समझे मुझे। और चौथी पंचवर्षीय योजना आपका यही डेट गलत है, क्योंकि ये आपका 81 का जो है ये 66 से लेकर 1966 से लेकर 71 नहीं हुआ था, बल्कि देखिए 1969 से 74 के बीच हुआ था, समझे। तो ये बिल्कुल गलत है आपका, समझे। तो 81 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी नंबर। अब चलिए देखते हैं 82 नंबर क्वेश्चन से आ जाते हैं। चलिए देखो, आपका आ गए हम 82 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए बाबू, दिया गया कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के राजकोषीय घाटा बिहार के जीडीपी, मतलब बिहार के जीएसडीपी डॉट डॉट का डॉट 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 होने का अनुमान है। तो ये 2.98 होने का अनुमान है। 82 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी, समझे। अगर इन सभी का आपको अभी तक वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ मिल जाएगा। आप नीचे जाकर डिस्क्रिप्शन में क्लिक कीजिएगा, आपको टेलीग्राम पे लीजिएगा, और उसके बाद टेलीग्राम चैनल पे हमारे आप ज्वाइन करके ले सकते हैं इसका। अगला देखिए, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार 2021 एवं 22 के बिहार सकल घरेलू उत्पाद जीडीएसपी के स्थिर कीमतों की वृद्धि दर कितनी है? तो 83 का आंसर जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा सी, 10.98%। अब चलिए हम आते हैं 84 नंबर क्वेश्चन पे कि निम्नलिखित में से किस देश में भारत का साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? तो देखिए ये सबसे ज़्यादा स्थलीय सीमा आपका बांग्लादेश के साथ लगता है। और देखिए इससे जो सीमा लगता है आपका 4096 किलोमीटर लगता है, समझे। उसके बाद दूसरा आपका चीन से लगता है 3400 कुछ किलोमीटर, 3200 कुछ किलोमीटर की अपेक्षा। उसके बाद पाकिस्तान वगैरह से है, समझे। अब देखिए 85 नंबर क्वेश्चन कि भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है?
तो 85 का बाबू आंसर आपका हो जाएगा मतलब ए नंबर 4 प्रादेशिक में विभाजित है, समझे। मतलब उत्तर का पर्वतीय मैदान, विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार और उसका तट एवं द्वीप, ये 4 चीज़ों में आपका विभाजित है आपका प्राकृतिक रूप से, समझे। अब चलिए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन कि माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है। तो माउंट एवरेस्ट आपका कहाँ स्थित है, नेपाल में। कहाँ स्थित है बाबू, माउंट एवरेस्ट आपका नेपाल में स्थित है। अब चलिए हम आ जाते हैं 87 नंबर क्वेश्चन पर कि भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला बरहमा राज्य कौन सा है। तो देखो आपका ये हो जाएगा बिहार, समझे। और तीसरा सबसे ज़्यादा जनसंख्या है कैसे से देखिए, पहला जनसंख्या आपका यूपी का, दूसरा है महाराष्ट्र का और तीसरा है किसका, बिहार का। तो इसलिए क्या हो जाएगा आंसर डी। अगर बरहमा आपको पता नहीं था तो तीसरा से भी आप काम चला सकते थे। और देखिए 88 नंबर क्वेश्चन की समुद्री चक्रवाती तूफान तौकाते किस सागर में उत्पन्न हुआ है। तो ये आपका देखिएगा तौकाते जो हुआ है आपका ये कहाँ से उत्पन्न हुआ है, तो अरब सागर से। कहाँ, अरब सागर से। इसका नाम किसके द्वारा रखा गया है, तो म्यांमार के द्वारा रखा गया है। किसके द्वारा, म्यांमार के द्वारा। ये भी आपको याद रखना है। 89 नंबर क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, पशुपालन और शस्य उत्पादन की मतलब शस्य उत्पादन के एक साथ करना। 89 का आंसर तो यही दिया है, समझे। 89 का आंसर हो जाएगा सी। अब चलिए हम आ जाते हैं 90 नंबर क्वेश्चन पे। 90 नंबर क्वेश्चन दिया कि 8वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, तो इसका हम आंसर नहीं आपको बताने वाले हैं, आपको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखिए अगर हम कमेंट बॉक्स में आपसे आंसर पूछते हैं, आप नहीं बताते हैं, तो मतलब आप बहुत ज़्यादा होशियार चंद है, कोई दिक्कत नहीं है। बताइए तब भी ठीक, नहीं बताइए तब भी ठीक। ऐसे बताते हैं तो आपको हम पता चल जाता है कि आप बहुत सिंसियर स्टूडेंट है और पढ़ने वाले में से आते हैं। नहीं बताते तो इससे ही लगता है कि आप काफ़ी लापरवाह है। अगला क्वेश्चन देखिए कि भारत में ऊर्जा सर्वाधिक स्रोत है। तो ऊर्जा का सर्वाधिक जो स्रोत है वो है कोयला, क्योंकि देखिए नाभिकीय ऊर्जा, पेट्रोल, जल विद्युत, इनमें सबसे ज़्यादा कोयला, और कोयला से आपका तापीय ऊर्जा का निर्माण होता है। किस ऊर्जा का, तापीय ऊर्जा का। और भारत में सबसे अधिक मात्रा में तापीय ऊर्जा का यूज किया जाता है। 92 नंबर क्वेश्चन देखिए कि तारे का रंग सूचक है किसका। तो 92 का जवाब आंसर हो जाएगा उसके ताप का। क्या हो जाएगा, उसके ताप का। तो जो तारे का रंग होता है उसके ताप का सूचक होता है, समझे। और इसका देखिएगा कि तारे का जिस जिस रंग है उसका रेंज भी होता है, तो वो तो बताएंगे तो काफी वीडियो लंबा हो जाएगा। अगला देखिए कि दिन रात जिस कारण से होता है वह क्या है। तो दिन रात आपका जो होता है वो होता है परिभ्रमण के कारण। किसके कारण, परिभ्रमण और परिक्रमण के कारण होता है आपका ऋतु परिवर्तन। ये बात भी आप याद रखिएगा। अब देखते हैं हम 94 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित महाद्वीपों में से किस देशों में संख्या अधिकतम है। सबसे अधिक मतलब महाद्वीपों में सब किसमें देशों की संख्या सबसे ज़्यादा है। तो देखिए ये अफ्रीका में सबसे अधिक देशों की संख्या है। 94 का आंसर क्या हो जाएगा आपका ए नंबर, समझे। और 94 का ए हो जाएगा। और अफ्रीका में बात करते हैं तो टोटल इसमें 54 देश है। उसका देखिए एशिया में टोटल 48 देश है। उसका देखिए यूरोप में टोटल 49 देश है। उत्तर अमेरिका में 23 देश और देखिए ऑस्ट्रेलिया में आपका 14 देश है, समझे। अब देखते हैं हम 95 नंबर क्वेश्चन कि भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है। तो बाबू आपका ये केरल में होता है। और केरल में आपका देखिएगा कि फर्स्ट वीक जून में हो जाता है। क्या होता है, जून के फर्स्ट वीक मतलब 1 से 7 तारीख के बीच में मानसून आ जाता है। मतलब दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण जो वर्षा होती है वो सबसे पहले केरल में एंट्री मार देता है। अगला देखिए कि हरित क्रांति संबंधित है किससे। तो हरित क्रांति आपका गेहूं के उत्पादन से संबंधित है। क्या हो जाएगा आपका 95 का आंसर हो जाएगा सी। और देखो आपका हरित क्रांति कहीं ना कहीं चावल पे से भी संबंधित है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो हरित क्रांति का प्रभाव देखने को मिला है वो किस पर देखने को मिला है, तो गेहूं पर। और हरित क्रांति के जन्मदाता हमारे भारत में एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अगला देखिए कि भारत में सौर ऊर्जा संचालित पहला हवाई अड्डा कौन सा है। तो ये 97 का आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा एक कोचीन। सौर ऊर्जा प्रथम संचालित कौन सा है बाबू, आपका कोचीन। अब देखिए 98 नंबर क्वेश्चन कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक शोध संस्थान नीरी कहाँ अवस्थित है। तो 98 का आंसर आपका हो जाएगा सी, नागपुर में। राष्ट्रीय अभियांत्रिक मतलब ये कहाँ है आपका, नागपुर में। अब चलिए 99 नंबर हम क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया कि इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो शुद्ध में मिलावट हो। अब देखिए इसका क्या हो जाएगा, पर्यावरण के लिए मैत्रीपूर्ण हो। मतलब वैसे को इको मार्क दिया जाता है जो मान के चलिए कि पर्यावरण या लोगों को कष्ट नहीं पहुंचाता हो ऐसे को। अब देखिए आपका 100वां क्वेश्चन देखते हैं कि विश्व पर्यावरण दिवस जिस तारीख को मनाया जाता है वह कौन सा तारीख है। तो ये 5 जून को मनाया जाता है। आपसे एक लास्ट क्वेश्चन कि कमेंट में बताइएगा कि 5 जून को देखिए 5 देखिए आपको क्या 3-4 हम क्वेश्चन पूछते थे आपको, अरे मास्टर हम सब तुमको कमेंट में बताए। तो देखिए सर जिस समय पूछते हैं ना उस समय जाइए कमेंट कर दीजिए, फिर जब पूछते हैं तो उससे जाके कमेंट कर दीजिए, समझे नहीं समझे। ऐसे आप 1-2 भी कमेंट करते तो हमको पता लग जाता है कि आप काफ़ी अच्छे स्टूडेंट हैं, समझे। तो 5 जून को मतलब ये मनाया जाता है।
समझे। और 5 जून का जब मनाया जाता था, इस बार का थीम पर्यावरण दिवस का क्या रहा है से आपको बताना है, समझे। और आपको यही है कि अभी हम 100 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिए हैं, इसके बाद आपका मैथ शुरू होने वाला है और रीजनिंग 20 क्वेश्चन, तो उसको हम आपको नहीं करेंगे, इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। और आपको अभी तक वीडियो अच्छा लगा होगा तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और एक और बात, अपने दोस्तों और ग्रुप में इसको जरूर शेयर कीजिएगा दोस्त। अगर आप ऐसा करते हैं और हमारा वीडियो का व्यू अगर 5000 तक चला जाता है, और मतलब 4000 प्लस भी अगर चला जाता है, तो हम आपको इसी तरह से कंटिन्यू वीडियो बनाते रहेंगे और फ्री में पीडीएफ देते रहेंगे। अगर 5000 व्यू चला गया तो आप समझिए सारा का सारा पीडीएफ विथ आंसर के साथ हम देंगे। अगर इतना व्यू नहीं जाता है तो फिर आपका पीडीएफ में हम कसर कर देंगे, समझिए। तो चलिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।